सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार लमरे स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है वो है मौर्यकालीन साहित्य। तो इस मौर्यकालीन साहित्य को अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो जिस समय मौर्यकाल चल रहा है उसी समय के अंदर जो साहित्य लिखा गया तो वो तो होगा समकालिक साहित्य, समकालिक साहित्य। और एक मौर्यकाल के बाद के जानकारी के स्रोत, यानी कि ऐसा साहित्य जो मौर्यकाल के बाद में लिखा गया था लेकिन उसके अंदर मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। समकालिक साहित्य को भी अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो भारतीय साहित्य यानी कि जो भारतीयों के द्वारा लिखा गया साहित्य है, और एक है विदेशी साहित्य। तो समकालिक साहित्य में अपने को दो ही मेन बुक हैं, ठीक है, दो ही बुक हैं जो अपने को पढ़नी है। वो कौन सी? एक तो अर्थशास्त्र, यानी कि अपन अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र में मौर्य काल के बारे में क्या क्या बताया गया है, और अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? चाणक्य या कौटिल्य ने। और विदेशी साहित्य के अंदर पढ़ेंगे इंडिका, किसके द्वारा लिखी गई? मैक्सनीज के द्वारा लिखी गई। मौर्य काल के बाद के जानकारी के स्रोतों के अंदर देखें तो इसको भी दो भागों में बांट लिया, एक तो भारतीय स्रोत और एक विदेशी स्रोत। भारतीय स्रोत की बात करें तो पहला इसमें है मुद्रा राक्षस, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? विशाखा दत्त। सेकंड है मुद्रा राक्षस की टीका, किसके द्वारा लिखी गई? ढूंढीराज के द्वारा लिखी गई। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं अभी, जो भारतीय स्रोत है मौर्य काल के बाद की जानकारी के जो स्रोत हैं, ये मौर्य काल में नहीं लिखे गए। इसको अच्छे से समझ लेना, ये मौर्य काल के अंदर नहीं लिखे गए। ये लगभग मौर्य काल से लगभग 700-800 वर्ष बाद में लिखे गए स्रोत हैं, लेकिन इनके अंदर मौर्य काल की जानकारी अपने को मिलती है। इसके अलावा है कथा सरित सागर, सोमदेव के द्वारा लिखी गई, 11वीं शताब्दी की बुक है। इसके बाद में है व्रत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई, 11वीं शताब्दी की। मृच्छकट्टिकम सुदरक के द्वारा लिखी गई। और इसके अलावा विष्णु पुराण और कलहण की राज तरंगिणी। तो देखिए क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि निम्नलिखित में से उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती। तो आपको इन सभी रचनाओं के बारे में याद रखना पड़ेगा कि इन रचनाओं के अंदर अपने को मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, और इनके लेखक के बारे में याद रखना पड़ेगा कि किस पुस्तक का लेखक कौन है। तो देखिए इसको याद कैसे करें वो देखना। पहला है मुद्रा राक्षस। तो देखो ऐसे याद करो इसको कि जो राक्षस है वो क्या कर रहा है? शाखा पर बैठा है, ठीक है। राक्षस जो है वो शाखा पर बैठा है और टीका ढूंढ रहा है। तो दो बुक याद हो जाएंगी, राक्षस यानी मुद्रा राक्षस, ठीक है, और शाखा यानी विशाखा दत्त। और मुद्रा राक्षस की टीका, टीका ढूंढ रहा है यानी ढूंढीराज, ठीक, दो याद हो गई। अगला है कथा सरित सागर, किसके द्वारा लिखी गई? सोमदेव के द्वारा लिखी गई। तो इसको कैसे याद करोगे? देखो सागर है, तो जब अपन प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें ये बताते हैं कि जब सागर का मंथन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था? उससे विष भी निकला था और सोम भी निकला था, और उस सोम के लिए है ना क्या हो गई थी? देवताओं और दानवों के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो इसको ऐसे याद कर लो कि कथा सरित सागर, सागर से जोड़ लो इसको सोम, ठीक है। तो सागर, कथा सरित सागर और सोमदेव। अगला है व्रत कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, जो 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। मृच्छकट्टिकम, मृच्छकट्टिकम मिट्टी की खिलौना गाड़ी, इसका तात्पर्य होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी, और किसके द्वारा लिखी गई? शूद्रक के द्वारा लिखी गई। ये गुप्त काल की रचना है मृच्छकट्टिकम। एक है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में भी क्या है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और एक है राज तरंगिणी, जिसके लेखक कौन है? कलहण। राज तरंगिणी का तात्पर्य है राजाओं का वर्णन, ठीक है। राज तरंगिणी का मतलब राजाओं की तरंग यानी राजाओं का वर्णन। अब किन राजाओं का वर्णन? कश्मीर के राजाओं का वर्णन, यानी कि राज तरंगिणी के अंदर क्या है? कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है, ठीक। तो यहां से दो भागों में अपन ने बांटा है। यहाँ केवल आपके याद रखने की, मैं बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं, कहीं आप क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है मौर्यकालीन साहित्य से कि निम्नलिखित में से मौर्य काल की रचना कौन सी है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 7 रचनाएं मैंने लिखाई हैं इनमें से एक भी मौर्य काल की नहीं है, मौर्य काल की नहीं है, बाद की रचनाएं हैं, लेकिन इसमें क्या है? मौर्य काल के बारे में जानकारी है। मौर्य काल के अंदर जो लिखी गई उनमें से अपने को दो ही पढ़नी है, एक तो अर्थशास्त्र और एक इंडिका। तो सबसे पहले देखिए अर्थशास्त्र के बारे में, ये अर्थशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या बताया गया है, कौन इसके लेखक है।
तो सबसे पहले देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य, ठीक है। और चाणक्य क्या थे उस समय? जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला, उसमें क्या थे? आचार्य के पद पर कार्यरत थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या क्या है? एक तो है विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य। और पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया है? द्विजर्षभ। पुराणों में कौटिल्य को या चाणक्य को क्या कहा गया है? द्विजर्षभ कहा गया है। बात करें अर्थशास्त्र की भाषा की, तो किस भाषा में लिखी गई है अर्थशास्त्र? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। शैली कैसी है? गद्य और पद्य, यानी चंपू शैली है। गद्य में भी लिखे हैं और पद्य में भी लिखा गया। विषय क्या है? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विषय क्या है? राजनीति शास्त्र। देखिए नाम से तो क्या है? अर्थ नाम आ रहा है। अर्थ से अपन समझेंगे कि भाई इसमें तो आर्थिक के बारे में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल और केवल राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। अच्छे से याद रखना है इसको कि नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ये शास्त्र कैसा है? राजनीति शास्त्र है। यानी कि इसके अंदर राजनीति के बारे में बातें बताई गई है। अब इसके अंदर कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। ये जो यहाँ पर मैंने बातें लिखी हैं, आपको एक एक बात याद होनी चाहिए अर्थशास्त्र के बारे में कि इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। लेखक कौन है? चाणक्य है। शैली कैसी है? चंपू शैली, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बात करें कितने अध्याय हैं, तो 15 अध्याय हैं। कितने प्रकरण हैं? 180। और कितने श्लोक लिखे गए इसमें? 6000 श्लोक इसके अंदर हैं। आगे देखें 1905 के अंदर क्या हुआ था? तंजौर में एक ब्राह्मण थे, भाई पंडित जी थे, मंदिर के अंदर पंडित जी थे। 1905 में तंजौर के अंदर उनको क्या हुआ? ये पांडुलिपि मिल गई। पांडुलिपि का तात्पर्य होता है जो उस समय कागज तो था नहीं, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, उनके ऊपर लिखा गया था। तो जो 1905 में जो तंजौर के एक ब्राह्मण ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को मैसूर ओरिएंटल राजकीय पुस्तकालय के लाइब्रेरियन आर श्याम शास्त्री को भेंट की। यानी कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे, मंदिर के अंदर उनको वो पांडुलिपि मिली और वो पांडुलिपि उन्होंने ले जाकर किसको दे दी? एक लाइब्रेरियन थे आर श्याम शास्त्री, उनको उन्होंने वो भेंट कर दी। आर श्याम शास्त्री ने क्या किया कि 1909 के अंदर, देखिए 1905 में तो उसने सौंपा था और आर श्याम शास्त्री ने 1909 में अर्थशास्त्र नाम से उन पांडुलिपियों का प्रकाशन करवाया। ठीक है, यानी आर श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र नाम से उन पांडुलिपियों का प्रकाशन करवाया। अब बात करें कि 1915 में पहला अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था। किसका? अर्थशास्त्र का। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको जो ट्रांसलेट किया गया था वो कब किया गया था? 1915 के अंदर किया गया था। अब इसके अलावा कुछ बातें देखें इसकी, तो जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावली की द प्रिंस से की जाती है। मैकियावली की द प्रिंस से की जाती है। मैकियावली एक बहुत बड़े विद्वान थे जो उन्होंने द प्रिंस नामक ग्रंथ लिखा और ये क्या था? राजनीति से संबंधित ग्रंथ था। तो जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावली की द प्रिंस से की जाती है। और अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर मौर्य काल की घटनाओं का वर्णन है। उस समय का समाज कैसा था, वहाँ का प्रशासन किस ढंग से कार्य करता था, कैसे समाज के अंदर लोग रहते थे, इन सभी बातों का इसके अंदर क्या समावेश है। इसलिए क्या कहा जाता है? मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। इसके अलावा आपको जो याद रखना हुआ है कि अर्थशास्त्र की शुरुआत में ओम चिन्ह अंकित है तथा शुक्र व बृहस्पति आचार्यों की स्तुति की गई है। यानी कि जब जैसे मान लो आप कोई भी कॉपी खोलते हो या कोई भी बुक खोलते हो तो उसका जो पहला पेज होता है ना, उसके अंदर अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है? ओम लिखा हुआ है, ओम का चिन्ह अंकित है और उसके अलावा शुक्र व बृहस्पति आचार्यों की स्तुति की गई है। अब आपसे मैं एक बात बताना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैंने जो पिछले से पिछला वीडियो था जो अशोक के अभिलेखों में था, वहाँ पर मैंने गलती से क्या कर दिया, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति थी वो 13वें व्रत शिलालेख में लिख दी थी, लेकिन ये किसके अंदर है? 12वें व्रत शिलालेख में। इसको अच्छे से याद कर लेना और वहाँ पर भी आप सुधार कर लेना अपने नोट्स के अंदर कि स्त्री महामात्रों की जो नियुक्ति है वो कौन से शिलालेख में है? 12वें व्रत शिलालेख में है। मैंने वहाँ पर 13वां करवा दिया था गलती से, इसको आप सुधार लेना। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। ठीक है, आगे देखिए
अब देखिए कि अर्थशास्त्र लिखा किसने, चाणक्य ने लिखा, और मौर्य काल की जानकारी मिलती है। लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना नहीं मानते। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में कि भाई निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विद्वान है जो अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, जाली, कीथ, भंडारकर और विंटरनित्ज। ये ऐसे विद्वान हैं जो क्या नहीं करते, अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना नहीं मानते। अब कैसे याद करेंगे इसको कि कीथ ने विंटर में जाली का भंडार किया, ऐसे 2-4 बार इसको दोहराओगे तो याद हो जाएगा। कीथ ने विंटर में जाली का भंडार किया, कीथ ने विंटर में जाली का भंडार किया, तो आपको याद हो जाएगा कि ये ऐसे विद्वान हैं जो अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना नहीं मानते। अब उन्होंने इस तर्क के पक्ष में अपने मत दिए कि भाई किस कारण से है ना वो अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना नहीं मानते। तो सबसे पहला जो कारण था उसमें क्या था कि अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का उल्लेख नहीं है। अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का उल्लेख नहीं है, यानी कि किस प्रकार से शासन का कार्य किया जाता था, ठीक है, इसका उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं है, किसी भी मौर्य शासक का इसके अंदर नाम नहीं है। तीसरी बात, कौटिल्य का नाम उल्लेख मेगस्थनीज व पतंजलि नहीं करते। अब देखिए कि मेगस्थनीज और पतंजलि, मेगस्थनीज इसके समकालिक था, मौर्य काल के समकाल में था मेगस्थनीज, लेकिन मेगस्थनीज ने कहीं पर भी कौटिल्य के नाम का उल्लेख नहीं किया। इसलिए ये जो जाली, कीथ भंडारकर और विंटरनित्ज हैं, ये क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना नहीं है। उसके अलावा अर्थशास्त्र में लेखक तथा तिथि का उल्लेख नहीं है, यानी कि ना तो तिथियों का उल्लेख किया गया है और न ही लेखक के बारे में बताया गया है। लेकिन इन सब बातों को नकार दिया गया और यही माना जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य की रचना ही है। अब अर्थशास्त्र का वर्णन अपन पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो अर्थशास्त्र में अपन ने पढ़ा था कि कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण। तो अपने को अधिकरण पढ़ने हैं 15 अधिकरण, यानी कि इन 15 अधिकरण के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं राजनीति के बारे में। ठीक है, तो पहला अधिकरण, प्रथम अधिकरण में क्या क्या बताया गया है। एक तो राजस्व प्रशासन, यानी कि मौर्य काल के अंदर किस प्रकार से राजस्व को इकट्ठा किया जाता था, किस प्रकार से प्रशासन किया जाता था। उसके अलावा राज्य की समस्याओं और ज्ञान की शाखाओं का विवेचन है प्रथम अधिकरण में। बात करें द्वितीय अधिकरण की, तो द्वितीय अधिकरण में प्रशासनिक विभाग, संगठनों व पदाधिकारियों का उल्लेख है, यानी कि नगर जो है या जो राजा है वो किस प्रकार से अपने प्रशासनिक विभागों का गठन करते थे, उन प्रशासनिक विभागों में कौन कौन होते थे, कैसे कैसे पदाधिकारी होते थे, इन सब बातों का जो उल्लेख है वो कौन से में है, द्वितीय अधिकरण में है। तृतीय अधिकरण, दीवानी कानूनों का विवेचन, यानी कि तीसरे अधिकरण में दीवानी कानूनों का विवेचन है और चौथे अधिकरण में फौजदारी कानूनों का विवेचन है। अब आपको जो याद रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा और चौथा अधिकरण है। तो तीसरे में आपको याद रखना है कि दीवानी कानूनों का विवेचन है और चौथे अधिकरण में क्या है, फौजदारी कानूनों का विवेचन है। पांचवें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों व दायित्वों का उल्लेख है, यानी कि जो राजकीय कर्मचारी होते हैं वो किस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार करते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके दायित्व क्या है, जनता के प्रति क्या है, राज्य के प्रति क्या है, इन सब बातों का उल्लेख किसके अंदर है, पंचम अधिकरण में है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकरण है और आपको एक एक लाइन इसकी याद होनी चाहिए वो है छठा अधिकरण। छठा अधिकरण, इन 15 अधिकरणों में आपको कुछ याद हो ना हो, लेकिन छठा और सातवां अधिकरण याद होना बहुत जरूरी है। प्रश्न आने की संभावना यहीं से सबसे ज्यादा बनती है। तो छठा अधिकरण जो है उसको क्या कहा जाता है, मंडल योनि कहा जाता है। छठे अधिकरण को क्या कहा जाता है, मंडल योनि कहा जाता है। अब देखिए इस छठे अधिकरण में दो बातें बताई गई है, एक तो सप्तांग सिद्धांत और एक है मंडल सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत। अब देखिए सप्तांग सिद्धांत, देखिए अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने क्या बताया कि कोई भी राज्य है उसके अंदर
7 ऐसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। उनके बिना, प्रत्येक सातों के बिना राज्य में संचालन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो छठा अधिकरण है। अब इसको ऐसे याद करो, छठे में सातवां, यानी कि छठे अधिकरण में 7 सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत है। और इस सप्तांग सिद्धांत के अंदर कौन से अंग बताए गए? 7 अंग बताए गए हैं किसी भी संपूर्ण राज्य को चलाने के लिए। तो पहला है स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी जो भूमि है जिसके ऊपर राजा शासन कर रहा है वो जनपद, दुर्ग, कोष, दंड यानी कि सेना या न्याय, और सातवां जो है वो मित्र। अब इनकी तुलना की गई है मनुष्य के शरीर के अंगों से कि भाई जो स्वामी जो होता है वो इस सप्तांग सिद्धांत में क्या होता है? सिर होता है। ठीक है, अमात्य क्या करते हैं? नेत्र की तरह कार्य करते हैं। जनपद क्या होते हैं? पैर की तरह कार्य करते हैं। दुर्ग क्या होता है? भुजा होती है। कोष क्या होता है? सुख। और दंड यानी कि जो न्याय प्रणाली है, जो सेना है, वो क्या करती है? मस्तिष्क का कार्य करती है। और जो मित्र होते हैं वो क्या होते हैं? कान होते हैं। यानी अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने इस सप्तांग सिद्धांत के अंदर ये 7 आवश्यक बातें बताई कि जो किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसके बाद में जो उसने बताया वो है मंडल सिद्धांत, यानी कि जो छठा अधिकरण है उसके अंदर 2 बातें बताई, एक तो सप्तांग सिद्धांत और एक मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आसपास के जो शत्रु राज्य, जो मित्र राज्य होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अरि मित्र, मित्रा मित्र। ठीक है, अरि का तात्पर्य शत्रु से है कि जो अपने राज्य के पास वाला जो पड़ोसी जो राज्य है जो शत्रु की तरह व्यवहार करता है तो वो अरि हो गया। फिर मित्र आ गया। ठीक है, मित्रा मित्र, अरि मित्र। इस प्रकार से मंडल सिद्धांत के अंदर बताया गया है। अब बात करें इस सप्तांग सिद्धांत को याद कैसे करें, 7 अंगों को। और ये ध्यान रखना कि जिस क्रम में मैंने ये 7 अंग लिखाए हैं इसी क्रम में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसी क्रम में इनकी महत्ता होती है किसी भी राज्य के अंदर। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे मित्र है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मित्र की महत्ता सबसे कम है और सबसे ज्यादा महत्ता है वो किसकी है? स्वामी की या राजा की। उसके बाद में उसके जो मंत्री होते हैं यानी कि अमात्य, उसके बाद में जनपद यानी कि जिस भूमि पर वो शासन कर रहे हैं। अब इसको याद कैसे करें वो देखो। जैसे मान लो सबसे पहले मैं ये ऐसे कोई भूमि बना देता हूं ऐसे। ठीक है, यानी कि ये जनपद है और इसके ऊपर मैंने बना दिया ये राजा है। ठीक है, ये जनपद और ये राजा। राजा के पास में, राजा के आसपास मैंने क्या कर देता हूं? मैं मंत्री बना देता हूं। जैसे ये मंत्री है राजा के आसपास, ये हो गए मंत्री। ठीक है, यानी अमात्य। ठीक है, तो राजा हो गए और इसके बाद में मंत्री, और ये हो गया जनपद। जनपद के बाद में अब क्या करेंगे? अब इनको रहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, दुर्ग चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? इसके ऊपर दुर्ग बना दिया। क्रम से भी याद हो जाएंगे, दुर्ग बना दिया। ठीक है, दुर्ग बना दिया। दुर्ग बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आपको रुपयों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, कोष की आवश्यकता होगी। दुर्ग बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? रुपयों की आवश्यकता, यानी कि आ गया कोष आपका। अब रुपयों से तो आपने क्या बना दिया? दुर्ग बना दिया, लेकिन इस दुर्ग की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? सेना इसकी रक्षा करेगी। कौन करेगा? सेना इसकी रक्षा करेगी। और बाकी का जो लास्ट में बच गया वो क्या बच गया? आपका मित्र। तो ये हो गए सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग, आपको याद रखने हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अब बात करें 7वें अधिकरण की। 7वें अधिकरण में क्या बताया गया है? षड्गुण नीति बताई गई है। षड्गुण नीति बताई गई है। देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि छठे के अंदर तो क्या है? 7 है, और 7वें में क्या है? 6। षड का मतलब 6, यानी छठे में तो 7 सिद्धांत है और 7वें में 6 सिद्धांत है, एक दूसरे का उल्टा है। अब ये षड्गुण नीति क्या होती है कि ये किसी शासक द्वारा विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए 6 नीति बताई जाने के लिए। 7वें अधिकरण में षड्गुण नीति है। देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि षड्गुण नीति का उल्लेख अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में किया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा
7वें अधिकरण में। यहाँ से पूछा जाएगा कि मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत किस अधिकरण में दिए गए हैं? 6ठे अधिकरण में। अब देखिए 6 नीति बताई है इसने कि कोई भी शासक है अगर वो कहीं पर शासन कर रहा है, किसी राज्य के अंदर शासन कर रहा है, तो उसके आसपास के जो पड़ोसी जो राज्य हैं, पड़ोसी शासक हैं, उनके साथ वो किस प्रकार से नीति अपनाएगा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उनके बारे में इसमें बताया गया है षटगुण नीति के अंदर। अब देखिए इसके अंदर 6 बातें बताई हैं। संधि, सेकंड है विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्विविधि भाव। इन 6 बातों के बारे में बताया कि अगर कोई शासक शासन कर रहा है तो उसको ये 6 नीति जरूर अपनानी चाहिए। अब ये संधि किसके साथ करनी चाहिए? देखिए मैंने यहाँ प्लस लगाया है, तो संधि किसके साथ करनी चाहिए? अगर कोई शासक शासन कर रहा है और उसका जो शत्रु अगर उससे प्रबल है, यानी प्लस का मतलब उससे ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसके साथ उसको क्या करनी चाहिए? संधि करनी चाहिए। अगर कोई शासक शासन कर रहा है और उसका जो शत्रु है वो कैसा है? कमजोर है, तो उसके साथ उसको क्या करना चाहिए? विग्रह करनी चाहिए, यानी कि उसको दुश्मनी करनी चाहिए। अगर उसका शत्रु बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस 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 लगा दिया, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वहां पर उस शासक को क्या करना चाहिए? अपनी सेना भेजनी चाहिए उसको जीतने के लिए। अगर शत्रु शासक बराबर है तो कौन सी नीति अपनानी चाहिए? आसन, यानी कि उसको कुछ नहीं करना। अगर शत्रु बराबर है तो उसको कुछ नहीं करना, आसन नीति अपनानी है। अगर वह शासक स्वयं शत्रु से कमजोर है, स्वयं कमजोर है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके आश्रय में चला जाना चाहिए, यानी कि संश्रय होता है। और सबसे लास्ट में जो बताया वो है द्विविधि भाव। द्विविधि भाव का मतलब है कि एक ही परिस्थिति में दो राजाओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कि एक राजा के साथ तो अगर संधि कर रहे हो, दूसरे के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, तो वो हो गया द्विविधि भाव। अगला है 8वां अधिकरण। 8वां अधिकरण में बात कही गई है कि व्यसनों के निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का विवेचन किया गया है। जो बुराइयां होती है उनके बारे में इसके अंदर बात कही गई है। 9वें अधिकरण में विभिन्न आक्रमणों से राज्य के बचाव की नीतियों का विवेचन है। अगर मान लो बाहरी पड़ोसी राज्य अगर क्या कर दे, आक्रमण कर दे, तो किस प्रकार से अपने राज्य को बचाया जाए, कौन कौन सी नीतियों का पालन किया जाए, इसकी विवेचना किसमें है? 9वें अधिकरण में। 10वें अधिकरण में युद्ध नीति की विवेचना की गई है, युद्ध नीति की विवेचना। और 11वें अधिकरण में व्रत संघ के बारे में बताया गया है। व्रत संघ यानी कि शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने का विवेचन किसमें है? 11वें अधिकरण में है। भेद का मतलब फूट डालकर, यानी कि जैसे मान लो किसी को जो शत्रु राज्य है वहां पर क्या करेगा, वो शासक क्या करेगा, अपने गुप्तचर भेज देगा, ठीक है, उसके राज्य में वो शामिल हो जाएंगे, वहां पर जाकर अच्छी अच्छी पोस्ट पर चले जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, उनके अंदर फूट डाल देंगे, ठीक है, और फूट डालने के बाद में वो शासक क्या कर लेगा, उनके ऊपर अधिकार कर लेगा। तो ये है आपका 11वां अधिकरण व्रत संघ। बार बार मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको जो याद करना है वो 6ठा और 7वां अधिकरण तो एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 12वां अधिकरण, 12वें अधिकरण में क्या है कि राजा द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा उपायों का विवेचन है, यानी कि अपने राज्य की रक्षा करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाता है राजा, उसका जो विवेचन है वो 12वें अधिकरण में। 13वें अधिकरण में है दुर्ग प्राप्ति के उपायों का विवेचन। 14वें अधिकरण में है शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों व मंत्रों का विवेचन। ये इंपॉर्टेंट है। 14वें अधिकरण में क्या दिया है? शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों व मंत्रों का विवेचन है। और 15वें अधिकरण में क्या है? एक परिभाषिक है, यानी कि इसके अंदर अर्थशास्त्र के अर्थ की विवेचना की गई है। ये हो गए 15 अधिकरण। 15 अधिकरण में कुछ याद हो ना हो आपको, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां और 14वां अधिकरण आपको याद होना जरूरी है। अब देखिए अर्थशास्त्र में अनेक सी बातें कही गई है, जिसमें एक बात आपको याद रखनी है कि अर्थशास्त्र में जो दुर्ग बताए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, वो किस प्रकार के दुर्ग हैं। तो अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग, अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों के बारे में बताया गया है, जिसमें से गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग और ओदक दुर्ग। अब गिरि का मतलब तो क्या हो गया, यानी कि ऐसे दुर्ग जो पहाड़ पर बनाए गए हों। वन दुर्ग से तात्पर्य है कि जो जंगल में बनाए गए हों। धानवन दुर्ग यानी कि जो मरुस्थल में है, और ओदक दुर्ग यानी जल के अंदर है।
इसके अलावा देखिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कुछ और बातें बताई, उसके ऊपर भी अपन सरसरी नजर डालेंगे कि ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए कि चाणक्य ने अन्य अन्य वर्णन क्या क्या है। कि चाणक्य ने क्या बताया कि भूमि के कितने प्रकार बताए, चाणक्य ने 10 प्रकार बताए, और भू राजस्व के बारे में बताया 1/16। अब अगर वास्तविक रूप में से देखा जाए तो मौर्य काल के अंदर जो भू राजस्व की दर थी वो लगभग 1/6 मानी जाती है, लेकिन चाणक्य ने क्या किया, भू राजस्व की दर कितनी बताई, 1/16, यानी कि जो कुल उपज है उसका 1/16 भाग राजा को दिया जाता था राजस्व के रूप में। वार्षिक ब्याज दर बताई 15%। चिकित्सकों के प्रकार बताए 4, यानी कि 4 प्रकार के चिकित्सक उस समय कार्य करते थे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, चाहे इसमें याद हो ना हो कुछ भी, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि दासों के कितने प्रकार बताए। तो कौटिल्य ने दासों के 9 प्रकार बताए, और जो किसके अंदर है, दास कल्पखंड में सम्मिलित है। उसके अलावा चाणक्य ने क्या कहा कि मौर्य काल में शराब का जो व्यवसाय था वो उन्नत अवस्था में था, यानी कि उस समय लोग क्या करते थे, शराब का सेवन करते थे, इसलिए क्या था, जो उसका जो व्यापार था वो क्या था, उन्नत अवस्था में था। अगली बात करें कि उसने कहा कि मौर्य काल में एक वर्ष में 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। ये तो हो गई चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या द्विजर्षभ की अर्थशास्त्र के बारे में बातें। 15 अधिकरण है, भाषा कैसी है, संस्कृत है, शैली कैसी है, चंपू शैली यानी गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, और इसके अंदर मौर्य काल के बारे में बताया गया है। अब देखिए जो समकालिक साहित्य था उसमें जो दूसरी बात अपने को पढ़नी है, जो दूसरी बुक पढ़नी है, वो इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थनीज। इसके लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। किस भाषा में है, ग्रीक और लैटिन भाषा में। अब देखिए इंडिका से समझने के लिए अपन इसके बारे में और जानेंगे कि इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज कौन था, तो इससे पहले अपन देखो कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था और चंद्रगुप्त जीत गया था। बात करें सेल्यूकस कौन था, तो जो सिकंदर शासक था, बैक्टीरिया यूनान का जो शासक था सिकंदर, उसकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। और सेल्यूकस क्या था, उसका एक सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु के बाद ये जो भारत की ओर जो प्रांत थे उस पर किसका अधिकार था, सेल्यूकस का अधिकार था। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई और उसके अंदर चंद्रगुप्त जीत गया। चंद्रगुप्त जीता तो सेल्यूकस ने उसको क्या किया, 5 प्रांत सेल्यूकस को दिए। सॉरी, सेल्यूकस को नहीं, 5 प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिए। उसके अलावा अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया, किसने, सेल्यूकस ने। और उसने क्या किया, एक दूत मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और बदले में क्या किया, 500 हाथी चंद्रगुप्त ने क्या किया, सेल्यूकस को दिए। यानी कि युद्ध होता है, युद्ध के अंदर क्या भारत विजय हो जाता है, तो सेल्यूकस को क्या देना पड़ता है, 5 प्रांत चंद्रगुप्त को देने पड़ते हैं, और उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। और ये जो विवाह था ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर जाकर विवाह किया था, ठीक। और एक दूत भेजा चंद्रगुप्त के दरबार में जिसका नाम था मेगास्थनीज, और यही वो मेगास्थनीज है जिसने आगे क्या किया, इंडिका लिखी। बदले में देखो अब चंद्रगुप्त क्या कह रहा है, भाई तूने इतना काम कर दिया, मेरे को 5 प्रांत दे दिए, अपनी बेटी भी दे दी है ना, और दहेज में कोई तो दासी देता, तूने क्या कर दिया, बोले मेरे को मेगास्थनीज दे दिया, कोई बात नहीं, मैं भी तेरे को क्या करूंगा, 500 हाथी भेंट करूंगा। तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या कर दिया, 500 हाथी भेंट कर दिए। तो ये थे मेगास्थनीज और इन्होंने लिखी इंडिका। अब देखिए ये जो इंडिका है ये अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई, अपने को इंडिका है वो मूल रूप से प्राप्त नहीं है। तो क्या है, मेगास्थनीज के बाद में जो भी इतिहासकार हुए, जैसे मान लो कि मेगास्थनीज ने लिख दी इंडिका, लेकिन उसका कोई भी विवरण अपने पास नहीं है, वो मान लो एक किताब लिख दी उसने, वो किताब गुम गई कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद जो इतिहासकार आए उन्होंने क्या कहा कि भाई मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था, मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था, तो उन्होंने अपनी अपनी बातें बना ली ऐसे, ठीक है। और उन सब बातों को स्वानबैग ने क्या करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया इंडिका के रूप में।
ठीक है। और वो विद्वान कौन से थे? एरियन, प्लूटोर्क, स्ट्रेबो, डायोडोरियस, प्लिनी, डाइमेकस, एंटिगोनस। इन सभी के जो आख्यान थे, अलग अलग इन्होंने जो बातें बताई थी कि भाई मेगास्थनीज जैसे कह के गया था, मेगास्थनीज वैसे कह के गया था, उन सब बातों को क्या किया, स्वान बेग ने इंडिका के नाम से प्रकाशित करवा दिया। ठीक है। लेकिन अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, उसने पूर्ण रूप से इसका प्रकाशन नहीं किया। उसके बाद में क्या किया, मैक्रिंडले व ग्रेनवेडल द्वारा अंग्रेजी में इंडिका प्रकाशित करवाई गई, और जो अपने पास वर्तमान में उपलब्ध है, यानी कि जो वर्तमान जो स्वरूप है इंडिका का, वो किनके द्वारा प्रकाशित करवाया गया? मैक्रिंडले और ग्रेनवेडल के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। और ये वर्तमान में किस अवस्था में, मतलब कौन सी भाषा में है अनुवादित है? अंग्रेजी भाषा में अनुवादित है। अब देखिए, इस इंडिका में मैक्सथनीज ने कई बातें बताई, कई भ्रामक विवरण भी दिए कि भारत के बारे में कई कई ऐसी बातें बताई जो उस समय के परिप्रेक्ष्य में सत्य साबित नहीं होती हैं। पहला था, उसने क्या कहा था कि भारत में दास व्यवस्था नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए हैं? 9 प्रकार के दास बताए। ठीक है। तो मैक्सथनीज ने क्या कहा कि भारत में दास व्यवस्था नहीं है, भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं है, भारत में अकाल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में अकाल नहीं पढ़ते। लेकिन अपन जब मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं कि उसके साम्राज्य के अंदर क्या हुआ था, एक बहुत, उसके काल के दौरान एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और उस अकाल के दौरान वह अपने साम्राज्य को छोड़कर कहाँ चला गया था? दक्षिण के अंदर चला गया था, स्वर्णगिरी कर्नाटक चला गया था, और वहीं पर उसने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है। तो भारत में मैक्सनीज क्या कह रहा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। मैक्सनीज और इसके अलावा क्या कह रहा है कि यज्ञों के अलावा भारत में शराब का उपयोग नहीं किया जाता, कि भाई जब यज्ञ होते हैं तो उसके अंदर तो क्या किया जाता है? शराब का सेवन किया जाता है, उसके अलावा शराब का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन अभी अपन ने पढ़ा कि अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है कि जो शराब का जो व्यापार था वो कैसा था? उन्नत अवस्था में था। उसके अलावा जो मैक्सनीज है वो भू राजस्व की दर कितनी बताता है? 1/4 बताता है। इसके अलावा वो कहता है कि कश्मीर के अंदर एक जगह है दर्दिस्तान, वहां पर क्या? सोने की खान है। ठीक है। और वहां से जो सोना कौन निकालती है? चींटियां निकालती हैं। ऐसे कुछ भ्रामक विवरण दिए मैग्स्थनीज ने। तो यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि मैग्स्थनीज ने निम्नलिखित में कौन कौन से विवरण दिए। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि मैग्स्थनीज ने क्या कहा कि भारत में दास नहीं है, भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं है, भारत में अकाल नहीं पड़ते, और यज्ञों के अलावा शराब का सेवन नहीं किया जाता, भू राजस्व की दर 1/4 है, और दर्दिस्तान जो कश्मीर में वहां से क्या है? सोने की खान है, और जिसे चींटियां सोना निकालती हैं। देखिए, आपको पता है कि जो सोने की खान है वो लगभग भारत के अंदर दक्षिण में कर्नाटक के अंदर है। ठीक है। कश्मीर में कोई सोने की खान नहीं है, तो आप इसको भ्रामक विवरण मान सकते हो। ऐसी कुछ बातें मैग्स्थनीज ने बताई। अब देखिए, इंडिका के अंदर मैग्स्थनीज ने मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी दी है कि उस समय जो मौर्य थे वो किस प्रकार से शासन कर रहे थे, या मौर्य काल में जो शासक था वो किस प्रकार से शासन कर रहा था। देखिए, इंडिका के अंदर, ठीक है, इंडिका किसने लिखी? मैग्स्थनीज ने लिखी। इंडिका में मौर्य काल को 7 भागों में, मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में बांट दिया। ठीक है। उसने क्या कहा कि मौर्यकालीन समाज में 7 तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक तथा शिकारी, कारीगर जिसमें शिल्पी और व्यापारी आ जाते हैं, योद्धा यानी कि सैनिक, निरीक्षक यानी गुप्तचर, और सभासद यानी मंत्री। यानी इंडिका में मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में बांटा गया है। पहला है दार्शनिक, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, जो लिखने का कार्य करते हैं। उसके बाद में कृषक है। तीसरा है पशुपालक तथा शिकारी। चौथा कारीगर। 5वां योद्धा। छठा निरीक्षक। और 7वां सभासद। आपको इन 7 को याद रखना पड़ेगा कि इंडिका में कौन से 7 भागों में समाज बटा हुआ था। ठीक है। अब देखिए, इंडिका के अंदर मैग्स्थनीज ने जो पाटलिपुत्र था उसके नगर के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है कि किस प्रकार से नगर का प्रशासन किया जाता था, किस प्रकार से चलाया जाता था। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि मैग्स्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा? पोलिब्रोथा कहा। क्या कहा? पोलिब्रोथा कहा। उसने क्या बताया कि प्रत्येक नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियों का गठन किया जाता था, और प्रत्येक समिति में
5 सदस्य होते थे। ठीक है, तो कुल सदस्य हो गए 30 सदस्य। 6 समिति, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, तो कुल सदस्य हो गए 30 सदस्य। और इन 30 सदस्यों को, यानी कि ये जो नगर के प्रशासक थे, इसको उसने क्या नाम दिया? एस्ट्रोनोमी। यानी जो नगर प्रशासक थे उनको क्या नाम दिया? मैग्स्थनीज ने एस्ट्रोनोमी नाम दिया। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन आता है वो समितियों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि पहली समिति का कार्य क्या था, दूसरी समिति का कार्य क्या था, तीसरी का क्या था। ठीक है, तो जिस क्रम में मैंने लिखी है उसी क्रम में आएगा और उसी क्रम में आपको याद रखना है। ऐसे नहीं कि आपने याद रख लिया कि विदेशियों की देखरेख की समिति थी, वाणिज्य व्यापार की समिति थी, बिक्री कर की। नहीं, आपको ऐसे याद रखना, पहली समिति कौन सी थी? उद्योग समिति या शिल्प संबंधी कार्यों के निरीक्षण संबंधी समिति थी। ठीक। सेकंड समिति कौन सी थी? विदेशियों की देखरेख से संबंधित। थर्ड समिति थी जनगणना और जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित समिति। फोर्थ थी वाणिज्य व्यापार की देखरेख के लिए, यानी कि जो माप तोल पर नियंत्रण रखती थी। पांचवी जो समिति थी वो थी काला बाजारी पर नियंत्रण रखती थी और जो विक्रय का, यानी कि वस्तुओं को बेचा जाता था उनका निरीक्षण रखती थी। और छठी जो समिति थी वो थी बिक्री कर और चुंगी वसूलने वाली समिति। 6 की 6 समितियां आपको याद रखनी। अब याद कैसे करें वो देखो भाई, अपन क्या कर रहे हैं, पाटलिपुत्र के जो नगर का प्रशासन उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि मैग्स्थनीज ने ये बताया कि पाटलिपुत्र के जो नगर का प्रशासन है वो 6 समितियां कर रही थी उस समय, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य थे और उन सदस्यों को क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमी कहा जाता था। अब बात करें पहली समिति कौन सी थी, तो देखो सबसे पहले ये है कि जैसे मान लो भारत देश है अभी, ठीक है, और मोदी जी क्या चाहते हैं कि भाई भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, तभी क्या होगा? देश का विकास होगा। तो सबसे पहली समिति आपको याद रखनी है कि उद्योग समिति या शिल्प संबंधी कार्यों के निरीक्षण संबंधी समिति, यानी कि उद्योग समिति आप याद कर लो इतना ही, उद्योग समिति। अब भाई वो उद्योग कौन लगाएगा भारत के अंदर? विदेशी कंपनियां आएंगी, विदेशी कंपनियां उद्योग लगाएंगी। तो पहले में तो उद्योग आ गया और दूसरे में आपको क्या याद हो जाएगा? विदेशियों की देखरेख। ठीक है, यानी कि उद्योग कौन लगाएगा? विदेशी लगाएंगे। अब देखो अगर विदेशी यहां पर आएंगे तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी ना, पहले से ही है ना, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अब विदेशी और आ गए, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या करेंगे? जनगणना करेंगे और उनके जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करेंगे। तो तीसरी समिति आ गई जनगणना और जन्म मृत्यु पंजीकरण समिति। चौथी समिति की बात करें, अब देखिए आपने क्या कर दिया? उद्योग लगा दिए, किसने? विदेशियों ने। अब उनकी जनगणना भी कर दी। अब क्या करेंगे? उद्योग लगाने के बाद में वो क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। ठीक है, तो चौथी समिति किसे आ जाएगी? व्यापार समिति या वाणिज्य व्यापार की देखरेख समिति, यानी कि वो माप तोल पर नियंत्रण करेंगे। व्यापार हो गया। अब देखिए व्यापार होगा, वस्तुओं की खरीद फरोख्त होगी, वस्तुओं को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि कई लोग क्या करेंगे? कालाबाजारी करेंगे। ठीक है, या तो क्या करेंगे? कम मूल्य पर खरीद कर उसको बहुत ज्यादा मूल्यों पर बेच देंगे या मिलावट कर देंगे। ठीक है, तो पांचवी समिति क्या करेगी? कालाबाजारी और विक्रय का निरीक्षण करेगी। और छठी समिति है वो क्या करेगी? बिक्री कर, यानी कि सबसे लास्ट में जो आता है वो क्या था? टैक्स आता है, यानी कि टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से याद करवा देता हूं। सबसे पहले देश के विकास के लिए उद्योग लगाए आपने। किसने लगाए उद्योग? विदेशियों ने लगाए। तो दूसरे में विदेशी आ गए। अब विदेशी आएंगे तो क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जनगणना आपको करनी पड़ेगी। तो तीसरे में जनगणना। अब उनके जीवन यापन के लिए वो क्या करेंगे? यहाँ बस तो गए, बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या करना पड़ेगा उनको? व्यापार करना पड़ेगा। तो वाणिज्य व्यापार की देखरेख समिति। व्यापार करेंगे तो स्वाभाविक बात है कालाबाजारी होगी, तो कालाबाजारी और विक्रय का निरीक्षण पांचवी समिति करेगी। और छठी जो लास्ट समिति है वो क्या करेगी? टैक्स वसूल करेगी, चुंगी कर वसूल करेगी। अब देखिए इसके अलावा इंडिका में क्या बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र था उसका नाम क्या बताया था? पोलीब्रोथा। ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम क्या बताया था? पोलीब्रोथा। अब उसने क्या बताया कि जो पोलीब्रोथा है ये कहाँ है? ये गंगा और सोन नदियों के संगम जहां मिलते हैं वहां पर स्थित है। ठीक है, पाटलिपुत्र का ये वर्णन दिया है मैग्स्थनीज ने। और उसने क्या बताया कि ये जो पाटलिपुत्र है इसमें क्या है? 64 द्वार है, यानी कि 64 तोरण द्वार है, 570 बुर्ज हैं। लंबाई, कितनी लंबाई के अंदर ये पाटलिपुत्र का जो दुर्ग है वो बना हुआ है? 80 स्टेडिया। यानी कि पाटलिपुत्र कितनी दूरी में बसा हुआ है? 80 स्टेडिया। यानी कि स्टेडिया क्या है? ये लंबाई की मात्रक है। ठीक है, लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई कितनी है? 15 स्टेडिया। और इस पाटलिपुत्र के चारों ओर गहरी खाई है वो कितनी है? 185 मीटर चौड़ी है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मैग्स्थनीज के द्वारा पोलीब्रोथा का वर्णन किया गया,
इसके बारे में सत्य कथन नहीं है, तो उसमें आपको वो दे देगा कि 570 द्वार और 64 बुर्ज। तो यहीं पर हो गया ना गलत, कि द्वार तो कितने थे, 64 द्वार थे, और बुर्ज कितने थे, 570 बुर्ज थे। यानी कि बुर्ज का मतलब वो पिलर है, यानी उसके अंदर 570 पिलर थे। अब देखिए चंद्रगुप्त के बारे में क्या बताया मैग्स्थनीज ने। चंद्रगुप्त का नाम बताया उसने सेंड्रोकोट्स। उसने क्या कहा कि चंद्रगुप्त का सीधा वर्णन उसने कहीं पर भी नहीं किया। उसने क्या बताया चंद्रगुप्त को, सेंड्रोकोट्स, यानी कि एक सेंड्रोकोट्स है जो क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र पर शासन कर रहा है। अब देखिए अगला जो है अपना वो है मौर्य काल के बाद लिखा गया विदेशी साहित्य, जिसमें मौर्य काल की जानकारी है। अपन ने क्या पढ़ा समकालिक साहित्य में, अपने पढ़ा एक तो चाणक्य की अर्थशास्त्र, और एक अपन ने पढ़ी है मैग्स्थनीज की इंडिका। इसके अलावा मौर्य काल के बाद भी क्या था, कुछ ऐसी पुस्तकें थी, कुछ ऐसे उद्धरण थे जिसमें क्या होता है मौर्य काल की जानकारी मिलती है, तो उनके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है स्ट्रेबो का। स्ट्रेबो की जो बुक थी वो ज्योग्राफी का। अब यहाँ से ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ज्योग्राफी का किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना, तो ज्योग्राफी का के लेखक कौन थे, स्ट्रेबो। अब स्ट्रेबो ने क्या बताया था, स्ट्रेबो ने ये बताया था कि चंद्रगुप्त जो शासक है उसके महिला बॉडीगार्ड है, और ये ऐसा कैसा कोटेशन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार या विद्वान के द्वारा चंद्रगुप्त की महिला बॉडीगार्ड होने के बारे में बताया गया है, तो स्ट्रेबो के ने बताया था। उसके अलावा स्ट्रेबो ने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई थी, जिस संधि की अपन ने पहले बात की थी, उसके बारे में कौन बताता है, स्ट्रेबो बताता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई थी, जिसमें 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए थे, और मैग्स्थनीज भेजा था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के पास, वो संधि। सेकंड आते हैं जस्टिन। जस्टिन का जो बुक है वो उसका नाम है एपिटोम, यानी संग्रह। ठीक है, जस्टिन क्या करता है, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के बारे में बताता है, और वह यह बताता है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था, भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त करवाया था। अगला जो आता है वो एरियन, और एरियन ने लिखी थी इंडिका। देखिए एक इंडिका तो मैग्स्थनीज की है, उसके अलावा एरियन ने भी क्या लिखी थी, इंडिका लिखी थी। चौथा जो है वो है प्लिनी, और प्लिनी की जो बुक है उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। और प्लिनी ने एक दुख जताया था, चिंता जताई थी, क्या जताई थी कि यूरोप से जो है वो सोना क्या है, भारत जा रहा है, जो चिंताजनक है। यानी कि यह बहुत दुखी था कि यहाँ से भारत से क्या है कि मसाले भेजे जाते थे वहाँ पर यूरोप के अंदर, और उनके बदले में उनको जो पे किया जाता था वो किसके रूप में किया जाता था, सोने के रूप में किया जाता था। तो इसके बारे में चिंता जता रहा है कौन, प्लिनी। ठीक है, वो क्या कर रहा है, चिंता जता रहा है कि भाई यूरोप से ना सोना भारत जा रहा है, जिससे यूरोप का खजाना खाली हो गया। और लास्ट जो है वो है प्लूटोर्क, जिसकी रचना है पैरेलल लाइन। और प्लूटोर्क ने क्या किया था, सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच भेंट का वर्णन किया है, कि चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच में भेंट हुई थी। इसका वर्णन किसने किया है, प्लूटोर्क ने किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।